तो हमारी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो किसके बेसिस पे होता है? क्लासेस के बेसिस पे। ठीक है, कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो जो आपका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है वो क्लासेस के बेसिस पे होता है। और क्लासेस मतलब कि आप कौन सी एक्टिविटी कैरी कर रहे हो। ठीक है, हमारी टोटल ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस होती है। कितनी क्लासेस होती है? 45। ठीक है, जो आपकी 1 to 35 क्लासेस होती है वो आपकी गुड्स में डील करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोथ्स की बात कर रही हूँ तो आपको क्या लगता है ये क्लोथ्स में मतलब गुड्स में जाएगा या मैं सर्विस में जाएगा? हाँ जी, गुड्स में जाएगा मैम। गुड्स में जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपनी क्लास चेक करनी पड़ेगी कि हमें ये तो पता चल गया कि गुड्स में जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि कौन सी क्लास में जाएगा, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर क्लास में सर्च करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने जो हमारे को मार्क दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, वो लगा लो मेरा नाम दिया यशी। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे यशी वर्ड रजिस्टर करवाना है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का मैं काम करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या काम आएगा कि आप सबसे पहले ये भी तो देखोगे कि आप यशी जो वर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, राइट? आपको क्या लगता है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मार्क होगा वो आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा मैम। नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पहले किसी ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसका, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, अगर वो किसी और को दे देंगे तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने का फायदा क्या है? ट्रेडमार्क हम रजिस्टर ही इसलिए करवाते हैं जिससे कि डुप्लीकेसी ना हो, इन्फ्रिंजमेंट ना हो। इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि आपकी गुडविल का कोई और मतलब वैल्यू या फिर कोई और इंपॉर्टेंस ना ले ले, है ना। इसलिए हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं ना, कि ये हमारा मार्क है, इस पे सिर्फ हमारा मोनोपोली राइट है ना, राइट? अच्छा, अब एक चीज और मेरे को बताओ हाथ की याद, कि जैसे मैं कह रही हूँ यशी वर्ड मुझे रजिस्टर करवाना है ना, तो क्या बिल्कुल स्पेलिंग की मेन हो सकती है? अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो क्या मुझे मिल जाएगा? हाँ जी रवि, क्या मुझे ये मिल जाएगा? इफ आई, अगर ये वर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यशी वर्ड और मैं इस चीज की एप्लीकेशन लगाना चाहती हूँ, तो क्या ये मुझे मिल जाएगा? एनीवन, कोई बताएगा? नहीं मिलेगा मैम। हाँ जी, नहीं मिलेगा मैम, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पहले रजिस्टर्ड है ना किसी का। पहले रजिस्टर्ड तो यशी है ना, याशी डबल ए वाला नहीं है ना। नहीं मालूम, ओके रवि, मैं आपको आंसर बताऊंगी, आपको नहीं मालूम तो। अच्छा, ये बताओ कि ये क्यों नहीं मिलेगा अमन? क्योंकि मैम ये सिमिलर है ना यशी से। हाँ जी, अब सिमिलर भी ना, जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे होते हो ना, तो आपको सिमिलैरिटी भी ना बहुत तरीके से देखनी पड़ती है। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल कि या तो आपकी स्पेलिंग सेम हो, ठीक है, या फिर वो फोनेटिकली सिमिलर हो। फोनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बोल कि बोल सुनने में सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल पुमा, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ये लिखोगे, तो आप दोनों को क्या पढ़ोगे अमन? पूमा। इसको भी पुमा ही पढ़ोगे ना, यस मैम। और इसको भी, है ना। फोनेटिकली सिमिलर है, स्पेलिंग सिमिलर नहीं है, राइट? पर ये भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी ट्रेडमार्क की सिमिलैरिटी देखी जाती है तो 3-4 चीजों के बेसिस पे देखी जाती है। एक तो आपकी स्पेलिंग सेम नहीं होनी चाहिए, एक फोनेटिकली सिमिलर नहीं होना चाहिए, मतलब सुनने में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर सुनने में भी सिमिलर है तो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका लोगो है, अगर मैं कोई लोगो रजिस्टर करवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने नकली वाले एडिडास देखे हैं? हाँ, एबीबास। एबिबास, है ना। अब एबिबास और एडिडास में डिफरेंस में फोनेटिकली सिमिलर नहीं है, वो एबिबास है, वो एडिडास है। पर जो उसका ड्राइंग होती है, एक तरीके से जो उसका लोगो होता है, वो तीनों लाइन वाला, वो सिमिलर सिमिलर सा लगता है ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो अगर आप एबिबास को रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। पर वो फोनेटिकली भी सिमिलर नहीं, उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, पर स्टिल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसका लोगो है वो लोगों के दिमाग में गलत इंप्रेशन डाल सकता है कि ये एडिडास के अंडर फॉल कर रहा है। गेटिंग इट? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो बेसिकली 3 चीजें होती हैं जो हमारी फैक्टर्स होती है ट्रेडमार्क के डिसीजन के लिए। एक, आपका जो लोगो होता है वो भी सिमिलर नहीं होना चाहिए, आपका फोनेटिकली सिमिलर नहीं होना चाहिए, और आपका क्या सिमिलर नहीं होना चाहिए? आपका स्पेलिंग सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
फिर जैसे ही हमने ट्रेडमार्क सर्च कर लिया, मैंने उसे बोल दिया कि जी आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल है, ठीक है। अब हमने कह दिया ट्रेडमार्क अवेलेबल है, तो ट्रेडमार्क अवेलेबल होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किस में लगती है, फॉर्म टीएमए में। किस में लगती है, फॉर्म टीएमए में, ठीक है। फॉर्म टीएमए जो होता है वो एप्लीकेशन के लिए होता है। जब आप लॉग इन करोगे तो वहां पे होगा, मैं एक बेसिक आपको फॉर्म अभी दिखा दूंगी, नजर डलवा दूंगी, ठीक है। टीएमए की दो तरह की फीस होती है, ठीक है। एक होती है 9,000, एक होती है 4,500। अब ये दोनों फीसेस किस किस के लिए होती है मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। जो आपकी 4,500 रुपीज की जो फीस होती है वो आपकी होती है इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ये सब आपका किस में जाता है, इंडिविजुअल, मतलब 4,500 में, ठीक है। जो 9,000 की फीस होती है कंपनी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, ये सब आपका जाता है 9,000 वाली फीस में। बट अगर आपकी कंपनी है और अगर आपने साथ में एमएसएमई का सर्टिफिकेट लगा दिया, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो अब चेंज हो गया है, अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन लगा दिया है तो फिर जो आपकी फीस है वो 9,000 से डायरेक्ट 4,500 हो जाती है, क्योंकि वो आपको स्मॉल एंटरप्राइज मान लेता है। समझ आ गया, हाँ जी मैम। ठीक है। तो आपकी कौन सी क्या फीस लगेगी, या तो रुपीज 4,500 की फीस लगेगी ये 9,000, या 9,000 की फीस लगेगी, ठीक है। फिफ्थ, इससे पहले हमारे को एक काम और करवाना है, दैट इज फॉर्म TM48 आपको साइन कराना होता है। TM48 क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। ये होता है एक तरीके से कि जो पर्सन जिसके बिहाफ पे आप लगा रहे हो, जैसे कि अगर आप मेरे बिहाफ पे अगर आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो तो मैं आपको ऑथराइज करूंगी कि आप मेरे बिहाफ पे ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो वो पावर ऑफ अटर्नी होती है, ठीक है। उसका एक फॉर्मेट होता है, बेसिकली फॉर्म्स में लिखा हुआ है, जो कि फॉर्म नंबर है TM48। उसी फॉर्म में आपको ये पावर ऑफ अटर्नी बनानी होती है, ठीक है। ये एक तरीके से आपको पावर ऑफ अटर्नी को सिंपल प्रिंट देना होता है, उस पर वो जो एप्लीकेंट होगा वो हैंड साइन करेगा, फिर आप उसको स्टैंप और नोटरी कराएंगे। क्या कराएंगे, स्टैम्प और नोटरी, ठीक है। अगर आप स्टैम्प पेपर लगवाना चाहे तो 30 का भी लगवा सकते हैं, 50 का भी लगवा सकते हैं, दोनों ही एप्लीकेबल है, ठीक है। आपकी इसके अंदर जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनेगी और आपकी 48C के अंडर बनती है, ठीक है, ओके। आपका फॉर्म TM48 आपने फिर एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है। एप्लीकेशन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरे पास किसी का मैसेज आया है, लेट मी चेक, ओके, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपका डिपार्टमेंट होता है, जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है। क्या इशू करता है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है जो आपका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट मतलब जो कि आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब ट्रेडमार्क का जो डिपार्टमेंट है, IPR डिपार्टमेंट, वो आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है। अब वो जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट करता है, इसका भी हम रिप्लाई आगे क्लासेस में सीखेंगे। जो वो रिपोर्ट इशू करता है वो दो सेक्शन के अंदर करता है, सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 9, ठीक है। ये दो सेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। जब मैं आपको रिप्लाई फाइल करना सिखाऊंगी उससे पहले मैं आपको ये सेक्शंस पढ़ाऊंगी, सेक्शन 9 और सेक्शन 11। बेसिकली जो सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है कि अगर मैं जैसे रजिस्टर करवाना चाहती हूँ ब्लैक, मैं ब्लैक वर्ड रजिस्टर करवाना चाहती हूँ, तो जो डिपार्टमेंट है वो ऑब्जेक्शन सेक्शन 9 में निकालेगा। सेक्शन 9 में मतलब क्या निकालेगा कि जो आपका वर्ड है वो बहुत बेसिक वर्ड है, वो कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है, तो हम इसको ट्रेडमार्क नहीं दे सकते, ठीक है। वो डिफरेंट नहीं है क्योंकि हम उसकी मोनोपोली आपको नहीं दे सकते, तो वो सेक्शन 9 के अंडर फॉल करता है। और भी कुछ पॉइंट्स है, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ अभी। और सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 आपका कहता है कि आपका ट्रेडमार्क हमारे हिसाब से इन ट्रेडमार्क से सिमिलर है। अब आप हमारे को इस रिपोर्ट का रिप्लाई करके बताओ कि कैसे सिमिलर नहीं है, या फिर अगर सेक्शन 9 के अंडर है तो आपका ट्रेडमार्क कैसे अलग है। गेटिंग इट, हाँ जी, ठीक है। फिर आपकी डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन आती है, आप उसको रिप्लाई करोगे। अब अगर डिपार्टमेंट आपका या तो सेटिस्फाई होगा या अनसेटिस्फाई होगा आपके रिप्लाई से। अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो क्या चला जाएगा, ट्रेडमार्क जनरल में पब्लिश होने चला जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से बेसिक जनरल होता है, वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको साइट पे, उसके अंदर जनरल में पब्लिश होता है।
और वो जनरल में पब्लिश किस लिए होता है, पर्पस क्या होता है उसका? पर्पस ये होता है कि जो बेसिक जनता होती है, पब्लिक होती है, हम उनसे इनवाइट करते हैं। अब आप हमें बताओ, डिपार्टमेंट के हिसाब से ये ट्रेडमार्क सही है, हमने जनरल में पब्लिश कर दिया है, अब आप हमें बताओ कि ये ट्रेडमार्क क्यों मतलब रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। या तो आपका कोई सिमिलर ट्रेडमार्क है या फिर आपको कुछ गलत लग रहा है, तो आप हमें बताओ कि ये क्यों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो जो पब्लिक लगाती है, बेसिकली जो डिपार्टमेंट लगाता है हम उसे एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहते हैं, और जो पब्लिक लगाती है हम उसे ऑपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर ये ट्रेडमार्क जनरल में पब्लिश होता है, अगर कोई ऑपोजिशन नहीं आया तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, अगर हमारी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जिसका दूसरा वे होगा कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी तो वो हेयरिंग में चला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये हमारा पूरा वो रहता है। अब जो इनके जो बेसिक स्टेप्स है ये मैंने आपको बता दिए, अब हम थोड़ा उस पर चलते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। ये हमारी आईपी इंडिया की साइट है, ठीक है, जनरल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे कुछ वो है, अब मैं पूरा एक पोर्टल का ओवरव्यू दे देती हूँ। आज की क्लास मेरी इसी पे है, जो बिल्कुल डिटेल्ड पोर्टल ओवरव्यू है, तो हम डिटेल्ड पोर्टल ओवरव्यू पे चलते हैं। अगर प्लीज कोई क्वेश्चंस आए तो प्लीज यू कैन आस्क मी इन चैट, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। ठीक है। अब आता है, सबसे पहले देखो ये ट्रेडमार्क की हमारी साइट आ गई, तो इसके अंदर अगर हम अबाउट अस में जाके, तो अबाउट अस मतलब ट्रेडमार्क के बारे में, ये वर्कफ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, वर्कफ्लो चार्ट मतलब किस हिसाब से काम चलता है आपका। देखो जैसे आ गया, जो अभी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो एज एन एप्लीकेंट की तरफ से था या फिर अटॉर्नी की तरफ से था। जो ये आपका जो चार्ट है ये किसकी तरफ से है, कि डिपार्टमेंट की तरफ से काम कैसे होता है। समझ आया? जो हमारी तरफ से काम होता है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी तो होता होगा। तो जो हमारी तरफ से काम था वो तो मैंने आपको सिखा दिया कि हम पहले एप्लीकेशन फाइल करेंगे, TM48 साइन करवाएंगे, एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई करेंगे, है ना, वो सब मैंने बता दिया। अब जो ये है ये डिपार्टमेंट की तरफ का प्रोसीजर है कि डिपार्टमेंट क्या करता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो जैसे डिपार्टमेंट का अगर हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि उनको रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होती है, मतलब एप्लीकेशन रिसीव होती है। फिर ये एग्जामिनेशन करते हैं और ER रिलीज करते हैं। ER मतलब एग्जामिनेशन रिपोर्ट। मैंने आपको कहा था ना कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है डिपार्टमेंट के लिए, उन्होंने ये देखो यहाँ पे लिख दिया, उनका सेकंड स्टेप ये होता है। ठीक है, इन केस देयर आर नो ऑब्जेक्शंस वेव्ड इन द पब्लिक, मतलब अगर उनके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं होते तो वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश हो जाता है। अगर ऑब्जेक्शन रेज होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उनको रिस्पॉन्स देने का टाइम लगाते हैं, मतलब एप्लीकेंट जो है वो रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब जो वेव्ड हुआ, मतलब जो उनके हिसाब से कि आपने जो रिप्लाई किया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था और जो ऑब्जेक्शन था वो वेव नहीं हुआ, वेव मतलब हटा नहीं, तो वो शो कॉज हेयरिंग में चला जाएगा। और अगर नहीं होगा ऑब्जेक्शन तो फिर वो जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली जैसे जैसे हमारी तरफ से होता है वैसे वैसे डिपार्टमेंट की तरफ से भी काम होता है। तो ये जो अबाउट अस है ये बेसिकली डिपार्टमेंट के बारे में है, कि आप एक बार खुद नजर मार लेना अगर आपको माननी हो तो। वैसे कुछ ऐसा सच इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इस चीज को लेके तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं रिलेटेड लिंक्स पे। रिलेटेड लिंक्स में सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग। दिस इज द पोर्टल जहां से हम साइन इन करके, मतलब लॉग इन करके बेसिकली हम यहां से आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अब जैसे कि जो मेरा लॉगिन है मैं उससे लॉग इन करती हूँ। ये न्यू फॉर्म फाइलिंग में ये आ गया फाइल फॉर्म TMA। तो मैं आपको TMA बता रही थी। TMA में ये देखो, ये जो अगर आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करोगे तो भी आपकी 4500 की फीस आएगी। अगर आप स्टार्टअप हो, और आप स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि बस आपने अभी अभी कंपनी बनाई है तो आप स्टार्टअप बन गए। आप स्टार्टअप इंडिया में बेसिकली रजिस्टर्ड हो, आपके पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है, तो आप अपने आपको स्टार्टअप में लेके जाओगे तो भी 4500 में आएगा, और स्मॉल एंटरप्राइज भी। और अगर आप अदर्स में जाओगे तो आपकी फीस 9000 में आएगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कैसे करती हूँ, क्लास 25 में हम बना रहे हैं और इंडिविजुअल का बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने ये सबमिट किया, तो ये देखो ये आपका एक तरीके से एप्लीकेशन खुल जाती है। इसको हम डिटेल्ड नेक्स्ट क्लास में भरना सीखेंगे। मेरी नेक्स्ट क्लास इसी पे होगी कि एप्लीकेशन कैसे भरते हैं। मैं बस अभी आपको बेसिक दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे होता है। यहाँ पे एप्लीकेंट्स की डिटेल्स भरी जाती है। एड न्यू प्रोप्राइटर करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल मांगता है, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यहाँ जिस एजेंट के थ्रू आप फाइल कर रहे हो उस एजेंट की डिटेल्स आती है।
यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर सर्विस आता है। एड्रेस फॉर सर्विस मतलब कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर फिजिकल कॉपी आएगी तो कहाँ आएगी, इस एड्रेस पे आएगी, ठीक है। ये एड्रेस चेंज नहीं हो पाता, बेसिकली ये एड्रेस अटॉर्नी का एड्रेस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क में आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपका कौन सा, क्या आप मतलब बेसिकली वो कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, कलर रजिस्टर कर रहे हो, मतलब कुछ कलर्स इकट्ठे करके रजिस्टर कर रहे हो। कोई डिवाइस, डिवाइस क्या होता है, बेसिकली जब हम कोई लोगो रजिस्टर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको मेरी फोटो के पीछे आईप्लैप का लोगो दिख रहा है, इज इट विजिबल? अरे कहाँ गए सारे? यस मैम। है ना। तो अगर आपको ये लोगो रजिस्टर करवाना है आईप्लैप का, तो आप डिवाइस के अंडर रजिस्टर करवाओगे, यहाँ पे इमेज को अपलोड करोगे और ट्रेडमार्क में आईप्लैप लिखोगे। ओके रवि, आपको भी दिख रहा है। शेप ऑफ गुड्स मतलब कि आपने कोई शेप रजिस्टर करा है, फॉर एग्जांपल आप सर्कल रजिस्टर करवा रहे हो, स्क्वायर रजिस्टर करवा रहे हो, ट्राइंगल रजिस्टर करवा रहे हो, कोई भी अगर आप शेप रजिस्टर करवा रहे हो तो उसमें जाएगा, ठीक है। वर्ड मतलब बेसिक वर्ड। 3 डायमेंशन मतलब क्यूब। किसने क्यूब देखा है, क्यूब बनाए हैं कभी? यस मैम। तो अगर आप क्यूब रजिस्टर करवा रहे हो वो 3 डायमेंशन में जाएगा, उसको 3 डायमेंशन कहते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, है ना। तो वो 3 डायमेंशन में जाएंगे। हम बेसिकली सारी सीखेंगे कि सब में कैसे कैसे एप्लीकेशन फाइल होती है। बेसिकली चेंज किसी में कुछ नहीं होता, आपका जो एप्लीकेशन होता है वो जनरल ही लगता है, पर जब आपको एप्लीकेशन फाइल करनी हो तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि एक बार आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी और उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गई, मतलब आपने कुछ गलत फाइल कर रखा होगा, तो बेसिक ये है कि डायरेक्ट 900 रुपए फिर से फीस पे करनी पड़ेगी कुछ भी छोटी सी भी मॉडिफिकेशन करने के लिए। गेटिंग इट? तभी हम कहते हैं कि जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है वो बहुत ढंग से फाइल करनी होती है, ठीक है। हाँ जी। अब अगर आपका जो ट्रेडमार्क है अगर वो किसी लैंग्वेज में है जो कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा है ना, तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसका ट्रांसलेशन बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोरियन में है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बतानी पड़ेंगी। ये हम सारा डिटेल एप्लीकेशन पढ़ेंगे इन माय नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये मैं बेसिकली अभी बस ऐसे ही आपको दिखा रही थी। तो ये हमने एप्लीकेशन देखी थी। अब हम यहाँ पे आ गए वापस, ये आता है पब्लिक सर्च, ठीक है। पब्लिक सर्च, चलो हम पब्लिक सर्च सीखते हैं आज, मैं आपको थोड़ा बहुत वो सिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास में हमारा फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। इस पे मैंने क्लिक किया, यहां से मुझे पता चलेगा कि जो मैं काम कर रही हूँ वो कौन सी क्लास में फॉल हो रहा है, ठीक है। अब आप बताओ क्या सर्च करूं। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमने CGBTDM कर रखा है IN, दिस इज फॉर इंडियन ऑफिस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि हम जो ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हैं वो इंडिया में रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है। अगर देखो ये AP है, दिस इज फॉर अफ्रीकन, अगर आप अफ्रीका में रजिस्टर करवा रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और फिर सर्च करोगे तो आपको नीचे पता चल जाएगा कि अफ्रीका में वही सेम गुड कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है। गेटिंग इट? हाँ जी। ये बेसिकली पहले ऐसा होता नहीं था। जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो ये पोर्टल है ये थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट की तरफ से, ये इसलिए लिया गया है जिससे कि एक हार्मोनाइज डाटाबेस आ जाए। इसका मतलब ये कि आपको अगर इंटरनेशनल ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाने हैं तो आपको यहीं से ही सब कुछ पता चल जाए कि कौन सा किस क्लास में फॉल कर रहा है, ठीक है। और जो ये 1 to 45 क्लासेस हैं, यही सेम क्लासेस बहुत सी जो कंट्रीज है वो सिमिलर है, उनकी भी सेम क्लासेस ही हैं, और वो उन क्लासेस में जिन्होंने इस यूनियन में, जो ये यूनियन था ट्रेडमार्क का, जो इन्होंने हार्मोनाइज डाटाबेस के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है। देयर आर फ्यू कंट्रीज, ओके। हाँ जी। ओके। एंड इफ यू वांट टू नो द नेम तो मेरी थियोरेटिकल क्लास डलेगी, उसमें चेक कर लेना। अच्छा चलो अब ये बताओ कि मैं किसका चेक करूं, कि कौन सी क्लास का चेक करूं, बताओ आप लोग, मतलब किस गुड्स का चेक करूं। अच्छा यहाँ पे मोस्टली सारे कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स है ना, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। यस मैम। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी सर्विसेज चेक करते हैं कि अगर हम अपना लोगो, खुद का लोगो रजिस्टर करवाए तो वो कौन सी क्लास में फॉल करेगा, ठीक है। जी। तो ये मैंने लीगल करा, देखो
लीगल सर्च करा तो ये लीगल सर्विसेज कौन सी क्लास में दिखा रहा है? 45 में, है ना? देखो सीजीपीटीडीएम में राइट है ना, हमारा इंडिया वाला ये ना, ये सीजीपीटीडीएम, तो लीगल सर्विसेज 45 में, और ये यहाँ पे राइट कर रखा है ना? हाँ जी। अब कोई, आप शायद अकाउंटिंग का भी काम करते होंगे, अब हम अकाउंटिंग भी देख लेते हैं, शायद ये किसी और क्लास में फॉल कर रही हो। इससे क्या हुआ, देखो अकाउंटिंग क्लास 35 में फॉल कर रही है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग क्लासेस में फॉल कर रहे हैं। जी हाँ जी, जी मैम, अलग अलग क्लास में फॉल कर, अलग अलग क्लास में फॉल कर रहे हैं। लीगल में फिर बेसिकली क्या कवर होगा आपके हिसाब से, और अकाउंटिंग में क्या कवर होगा? अकाउंटिंग में बुक कीपिंग कवर होगा और लीगल में सब, मतलब लीगल एक वाइड स्कोप है बेसिकली, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। अच्छा, आपके हिसाब से टैक्सेशन किस में जाएगा? टैक्सेशन अकाउंटिंग में जाएगा, अकाउंटिंग वाली क्लास में जाएगा, या लीगल वाली क्लास में जाएगा? क्योंकि टैक्स एक लीगल भी है और अकाउंटिंग का भी है। हाँ जी, मैम 35 में जाएगा। ये देखो ये 35 में दिखा रहा है ना? हम्म, पर हाँ जी। 35 में भी अगर आप देखोगे ना, यार मैं एक चीज बताती हूँ, जब आप क्लास का डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, क्लास सर्च कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आपने क्लास गलत डाल दी ना, तो वो एप्लीकेशन वहीं पे नल एंड वॉइड हो जाएगी, और आपकी जो 4500 रुपीज है दैट आर वेस्ट। ठीक है? तो जो आप क्लास सर्च कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो क्लास सर्च करने के लिए हमारे को बहुत चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है? अब जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखो हम टैक्सेशन की बात कर रहे थे अमन, राइट? हाँ जी। यस तो ये मैम। देखो, अगर हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम इंडिया में रजिस्टर करवा रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टिक कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी। देखो अगर आप ये जो ऊपर की 3 सर्विसेज इंडिया में डाल दोगे ना, तो वो दिखा देंगे कि इंडिया में ये सर्विसेज रजिस्टर हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो? तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि टिक कहाँ पर है। यहाँ पे टिक है, इसका मतलब कि ये जो अगर टर्म है, ये जो अगर आप यही सेम कॉपी करके अपनी एप्लीकेशन में लिख देते हो, तो ये टर्म एक्सेप्टेड है। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना ऊपर, आप देख रहे हो टर्म एक्सेप्टेड। इसका मतलब दिस टर्म इज एक्सेप्टेड एज पर इंडियन ट्रेडमार्क लॉ, राइट? हाँ जी। हाँ जी मैम। तो फिर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको टर्म्स क्या यूज करनी है, वाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास। ठीक है? तो जहां पे राइट होगा हम वो सिलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो अलग अलग चीजों में फॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस देनी है, तो वो क्लास 36 में जा रहा है, और आपकी अकाउंटिंग किस में जा रही थी? क्लास 30। 35। देखा, सब कुछ चेंज होता जा रहा है, हर एक जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में फॉल कर रही है। अब देखो क्लास 35 में कौन सी टैक्सेशन वाली जाएगी? अगर आप अकाउंटिंग कंसल्टेंसी कर रहे हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी। अच्छा आप मेरे को, अब आपको समझ आ रहा है ना? मैं आपसे और सारे बच्चों से जो भी क्लास में अभी ले पा रहे हैं, वरना सारे रिकॉर्डेड ही देखेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। रवि और अमन मेरे को इसका आंसर दो, डिफरेंस क्या होगा सर्विस में जो क्लास 36 में फॉल कर रही है, क्लास 35 में फॉल कर रही है, और क्लास 45 में फॉल कर रही है? देखो 3 क्लासेस अलग अलग बता रखे हैं ना टैक्सेशन की। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि डिफरेंस क्या होगा। ये काम तो आप लोग करते हो तो आपको पता होगा, श्योर है मेरे को। तो बताओ आपके हिसाब से, अगर आपको अपना लोगो रजिस्टर करवाना है तो आप कौन सी क्लास में जाओगे? मैम 35 में टैक्सेशन एडवाइस प्लस अकाउंटिंग इंक्लूड है, 36 में अकाउंटिंग उसमें इंक्लूड नहीं है मैम, उसमें बस ओनली टैक्सेशन एडवाइस इंक्लूड है। हाँ तो मतलब डिफरेंस क्या, क्या? अगर आप अपने आप को किस में रजिस्टर करवाओगे? मैम 35 में। 35 में रजिस्टर करवाओगे, 36 में नहीं करवाओगे? नहीं मैम। तो 36 में कौन कराएगा आपके हिसाब से? सब 35 में ही करवा लेंगे, क्योंकि बेसिकली अकाउंटिंग और टैक्सेशन मेरे हिसाब से जो मैंने काम देखा है, आई डोंट नो, मेरी टैक्सेशन और अकाउंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो अकाउंटिंग और टैक्सेशन मेरे हिसाब से, ये मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ एक तरीके से, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, ठीक है? तो ये अकाउंटिंग और टैक्सेशन मेरे हिसाब से लाइन बाय लाइन चलती है, ऐसा होता है क्या? हाँ जी मैम। हाँ तो फिर मैं क्लास 35 में रजिस्टर करवा लूंगी, तो क्लास 36 में कौन जाएगा? मैम जो ओनली टैक्सेशन की एडवाइस देते हैं वाला अकाउंटिंग नहीं करते। यस, तो रवि बताओ क्यों 36 में कौन जाएगा? मतलब अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग मीन्स फाइनेंस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आर टू डिफरेंट वर्ड और सेम वर्ड्स? डिफरेंट वर्ड्स मैम, डिफरेंट बिकॉज वर्ड?
वी आर की बुक कीपिंग आल्सो इंक्लूड फाइनेंस में देखो, बेसिकली। बुक कीपिंग अकाउंट फाइनेंस में भी आती है और बुक कीपिंग अकाउंटिंग में भी आती है मेरे हिसाब से। हम कुछ कुछ मैम एडवोकेट्स या टैक्स कंसल्टेंट में हम बुक कीपिंग्स नहीं करते, ओनली फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करते हैं ना। हाँ, अब आपने पॉइंट पकड़ा। ठीक है, तो बेसिकली आपका एप्लीकेंट का जो नेचर है, ठीक है, जो आपका एप्लीकेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्लास सर्च कर रहे हो। जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना इन सब चीजों को सिखाने में, उस चीज को देखो कि सबसे पहले जो मेन प्रायोरिटी आती है एप्लीकेशन फाइल करने से भी, वो है कि आपको क्लास अपनी देखनी पड़ेगी कि आप कौन सी क्लास में जा रहे हो। गेटिंग इट, है ना? क्योंकि अगर हम ढंग से नहीं देखते तो शायद हम 35 की अकाउंटिंग देख के हम अकाउंटिंग में ही टैक्सेशन वर्ड भी डाल देते और शायद वो उसे काट देते, है ना? और आपको कहते हैं कि इसको मॉडिफिकेशन लगाओ, और मॉडिफिकेशन लगाते ही 900 रुपए पे करो। समझ रहे हो? तो आपको जो वर्ड्स आपको यूज करने हैं उसका भी बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये बताऊं क्या है? क्लास 35 इज बेसिकली फॉर दोज फर्म्स जो कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग भी करती है, ठीक है, और थोड़ा बहुत टैक्सेशन का काम भी कर लेती है। वो बताओ कैसी वाली टैक्सेशन? फॉर एग्जाम्पल रिटर्न्स फाइल करना। समझ रहे हो? अच्छा इनकम। अमन, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दोगे प्लीज? हाँ जी मैम। आप जीएसटी का काम करते हो? हाँ मैम। अच्छा, ये बताओगे कि जब हम जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं, जो मेरे को बेसिकली थोड़े बहुत नाम पता है, GSTR 1, 3B एंड ऑल, है ना? तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है? नहीं, कंपलसरी नहीं है ऐसा। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ कि अगर मेरी फर्म जो है, मैं अपनी फर्म का लोगो रजिस्टर करवाना चाहती हूँ और मेरी फर्म GSTR 1, GSTR 3B वगैरह फाइल करती है, समझ रहे हो? एक फाइलिंग फर्म टाइप्स होती है ना ऐसी फर्म्स जो सिर्फ हाँ जी मैम। GSTR 1, 3B वगैरह फाइल करती है ना? तो मेरी फर्म GSTR 1, 3B वगैरह फाइल करती है, तो मैं क्लास 36 में अपने आप को रजिस्टर कराऊँ या क्लास 35 में? हम्म, बताओ, it's- आप भी 35 बताओ। हाँ जी, मैम 35। 35। 35 मैडम। हाँ थर्टी जी हाँ फाइव क्यों? रवि और अमन दोनों में कोई आंसर दो। जी। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू टैक्सेशन। हाँ, तो प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फाइलिंग ऑफ रिटर्न में डिफरेंस नहीं होता? मैम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइल भी करेंगे। नहीं, अरे ये तो बहुत डिफरेंट है। आपको पता है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग? प्रिपेयर मतलब मैंने प्रिपेयर करके साइन करा के रख लिए, फाइल मतलब मैंने डिपार्टमेंट के पास फाइल किया। दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। मैं सही कह रही हूँ ना, जहां तक मुझे पता है लीगली है? हाँ जी हाँ जी। रवि, मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी। हाँ मैडम। तो अच्छा बताओ आप फिर कौन सी क्यों, मतलब 35 में क्यों हाँ कहा आपने? ऐसा कौन सा वर्ड देख लिया? हाँ जी। हेलो। हाँ जी रवि, आवाज आ रही है मेरे को आपकी, बोलिए 35 में क्यों? मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैडम उसमें अकाउंटिंग करके ही अपनी। हाँ बोलिए वापस। हाँ जी। वापस से बोलिए क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा कि मेरी फर्म जीएसटी की फाइलिंग रिटर्न्स फाइल करती है, GSTR 1 and 3B, ठीक है? तो आप लोगों ने कहा कि मेरी फर्म को मेरे को क्लास हाँ 35 में रजिस्टर करवाना चाहिए, ऐसा कहा ना आपने? मैम 36 में हाँ मैडम। फाइनेंशियल रिलेटिंग टू टैक्सेशन प्लानिंग। अब मेरे को नहीं पता यार, तुम कंफ्यूज मत हो, मुझे आंसर दो ढंग से। क्लास 35 में या क्लास 36 में? अब सुनो, फिर से क्वेश्चन सुनो दोनों। क्वेश्चन इज, मेरी फर्म जीएसटीआर रिटर्न्स को फाइल करने का काम करती है, मेरी जो सर्विसेज है वो जीएसटीआर रिटर्न फाइल करना है, GSTR 1, 3B। अब मेरी फर्म का एक लोगो है, मुझे वो रजिस्टर करवाना है, तो मैं कौन सी क्लास में रजिस्टर कराऊं? क्लास 35, क्लास 36, क्लास 45? और क्यों रजिस्टर करवाऊं उस क्लास में? मुझे बस इसका आंसर चाहिए, बताओ। बोलो। नेक्स्ट ईयर मैम 36 फाइनेंशियल सर्विस रिलेटिंग टू टैक्सेशन प्लानिंग। ये टैक्सेशन प्लानिंग में आएगी? फाइनेंशियल प्लानिंग 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 में सर्विस आएगी? टैक्सेशन। प्लानिंग में आएगी? मैं प्लान कर रही हूँ GSTR 1 फाइल करते हुए, तुम मरवाओगे अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो।
मैं प्लान कर रही हूँ, मैं टैक्सेशन प्लानिंग कर रही हूँ। वो कह रहे तुम तो मतलब खुले खुले में मतलब टैक्स मैं कर रहे। समझ लो टैक्सेशन प्लानिंग का मतलब टैक्स वो तो भरना ही पड़ेगा। हाँ वो तो भरना ही पड़ेगा, तो टैक्सेशन प्लानिंग इसमें मैं क्या कर रही हूँ? ये तो लाइन बनती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लगती मेरे को। 35 में चाहिए मैडम, क्यों जाएगा 35 में? क्योंकि वहाँ पे अकाउंटिंग अपनी करके उसका रिटर्न फाइल करना है ना उसको। वैसे मैं एक बात बोलूं, अमन एंड रवि, हम्म, जो आप आंसर दे रहे हो ना क्लास 35 हम्म, इज करेक्ट, बट आपको रीजन नहीं मिल रहा, आप रीजन नहीं बता पा रहे। द आंसर इज करेक्ट क्लास 35। अब मैं बताऊं, हाँ जी। हाँ बताइए। देखो जो क्लास 35, अगर हम ट्रेडमार्क मतलब रजिस्ट्रार के हिसाब से सोचे या फिर जिसने ये क्लासेस बनाई है उसके हिसाब से सोचे, तो क्लास 35 बेसिकली उसने वो क्लासेस रखी है जिसके अंदर मैनुअल वर्क है। अकाउंटेंसी इज बेसिकली अ मैनुअल वर्क, समझ रहे हो? आपको अकाउंटेंसी खुद करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, बुक कीपिंग करनी पड़ती है। गेटिंग इट, है ना? और जो उसने क्लास 36 बनाई है यस मैम। मेरे हिसाब से, जो उसने क्लास 36 बनाई है वो इसलिए बनाई है कि अगर आप टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी एडवाइस दे रहे हो, समझ रहे हो, कि टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, अगर आपको जैसे हम करते हैं ना टैक्स कम कैसे करना है, आप LIC करवा लीजिए उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, है ना? आप ऐसे करके एडवाइस करते हो ना, प्लानिंग करवाते हो ना अपने क्लाइंट्स की टैक्स की, करवाते हो ना ITR फाइल करते हुए, तो हाँ जी, हाँ बेसिकली जी। उसने क्या कहा है, जब आप मैनुअल वर्क नहीं कर रहे पर आप एडवाइस कर रहे हो, है ना, उनकी टैक्स प्लानिंग में हेल्प कर रहे हो, या फिर कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो एक प्रोफेशनल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो आप क्लास 36 में जाओ। पर अगर आपको एक मैनुअल वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग, GSTR रिटर्न फाइल करना, वो आपको मैनुअली फाइल करनी पड़ेगी, आपको डाटा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसने कहा आप क्लास 35 में जाओ। समझ आया? आया? हाँ मैडम, पर 102 अप्लाई नहीं कर सकते क्या? एक साथ, अच्छा अब ये भी क्वेश्चन अभी आपको मैं हेलो। क्लियर करती हूँ, ये भी मैं आने वाली थी इस टॉपिक पे भी। अगर आपकी शायद फर्म ऐसी भी होती है, बड़ी बड़ी फर्म्स ऐसी होती है जो दोनों काम करती है, अकाउंटेंसी भी करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह भी करती है ना? बेसिकली उनका काम भी होता है, उनके अंदर बड़े बड़े हाँ। एडवाइजर्स होते हैं, है ना? तो वो दोनों क्लासेस में भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है। चाहे तो वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन लगा सकती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, वरना एक ऐसी एप्लीकेशन भी लिख रही है जिसके अंदर आप कंबाइंड एप्लीकेशन लगा सकते हो दोनों क्लासेस में। पर कंबाइंड एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी 4500 फीस लगेगी। जो आपकी जो फीस डिटेक्ट होती है ट्रेडमार्क के अंदर, वो पर क्लास के हिसाब से होती है, पर एप्लीकेशन के हिसाब से नहीं होती। समझ आया? ओके मैम। इज योर डाउट क्लियर? 9000 लगेगी फिर? हाँ, फिर 9000 लगेगी फीस, क्योंकि मैंने क्या दो कहा, दो क्लास लिए तो। हाँ तो 9000 फीस हम्म, होगी, डायरेक्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी ट्रेडमार्क की फीस ट्रिगर कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पर क्लास। ओके समझ आ गया? ओके। और मैम। क्लास 45 इज टोटली डिफरेंट अगर आप लीगल कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ठीक है? अगर आप लीगली कुछ कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो आप क्लास 45 में जाएंगे। अच्छा चलो एक चीज और क्वेश्चन पूछूं, बताओगे आप लोग? हाँ जी मैम। क्लास 36 is about planning and all, right? या मैम। Advising, advisory. Class 45 is also for advisory. अब क्लास 36 और 45 में क्या डिफरेंस है? क्लास। क्लास 36 भी एडवाइजरी के लिए है ये ना? फाइनेंशियल प्लानिंग है और ये लीगल कंसल्टेंसी है मैडम। यार एक बात बताओ, फाइनेंशियल प्लानिंग और लीगल कंसल्टेंसी में क्या डिफरेंस है आप लोगों के हिसाब से? मतलब मैं कौन सी सर्विस दे रही हूँ तुमको क्लास 36? फाइनेंशियल नहीं नहीं सुनो, मेरे को फाइनेंशियल। एग्जांपल्स चाहिए कि मैं कौन सी। अगर से कोर्ट में जाना पड़ता है, हाँ, मैम विद जो डिग्री। जो कोर्ट मैटर रहेंगे। अच्छा कोर्ट मैटर हो गया तो 45 में चली जाऊं, अगर कोर्ट मैटर नहीं है, नॉर्मल कंसल्टेंसी दे रहे हो तो क्लास 36 में, ऐसा कह रहे हो? मैम एक प्रॉपर डिग्री अगर हम हाँ मैडम। कंसल्ट, लीगल कंसल्टेंसी होती है। एक प्रॉपर डिग्री के अंदर लीगल कंसल्टेंसी होती है, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ हाँ जी। शायद शायद शायद। अच्छा एक चीज बताओगे अमन, ये जो आपने मेरे को क्वेश्चन का आंसर दिया, इसके अंदर मेरे को एक और क्वेश्चन आता है, जो ये हम अपने नाम के आगे लगाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट, डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट, ये हम 36 में जाते हैं 45 में जाते हैं? कंसल्टेंसी तो किसी भी टाइप की हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, हम्म, लिखते हैं ना हम अपने नाम के आगे।
या मैम। शायद आप भी लिखते होंगे, डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट, इनडायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट, लिखते हैं ना रवि? जी। तो हाँ ये मैडम। तो ये हम कौन सी क्लास में फॉल कर रहे होते हैं जब हम ये नाम लिख रहे होते हैं? 36 के अंदर, 45 के अंदर? मे बी 45। 45 है। मे बी 45 है? जी। हाँ जी मैम। पक्का? कहाँ एक सेकंड रुको। क्यों 45 के अंदर, क्यों? रीजन? लीगल कंसल्टेंसी आएगी ना मतलब इंक्लूड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सही कह रहे हो ये भी थोड़ा बहुत। थोड़ा एक बात बताओ, अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंसल्टेंट अपने नाम के आगे लिख रहे हो ना, तो यू आर फॉलोइंग अंडर क्लास 36, यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर क्लास 45। यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर क्लास 45 टिल, जब तक आप उनके रिलेटेड केसेस ना लड़ने लग जाओ। समझ रहे हो? यस। जी जब तक आप बिल्कुल ही अपर लेवल पे ना पहुंच जाओ। मैडम। क्योंकि जो बेसिक एडवाइस मेरे हिसाब से होती है जब हम लिखते हैं अपने आगे, जैसे मैं लिखती हूँ अगर अपने आगे ट्रेडमार्क कंसल्टेंट, ठीक है? अब ट्रेडमार्क कंसल्टेंसी, जैसे मैं कल जो मेरी लास्ट क्लास थी मैं उसके अंदर समझा रही थी, अगर आप, जैसे अमन, आप, रवि, आप ये कोर्स कर रहे हो, आप आगे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कोर्स कर रहे हो, राइट? ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस सेटअप हाँ करने, मैडम। है ना? तो अब ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस भी ना मेरे हिसाब हाँ। से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक होती है आपकी बेसिक ट्रेडमार्क प्रैक्टिस, है ना? बेसिक ट्रेडमार्क प्रैक्टिस क्या होती है कि आपने हाँ। एप्लीकेशन लगा दी अपने एप्लीकेंट के बिहाफ पे, आपका काम खत्म, ठीक है? सेकंड होती है थोड़ी मिडिल वाली, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि हाँ, अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट डिपार्टमेंट ने इशू कर दी, हम उसका भी रिप्लाई कर देंगे आपकी तरफ से, ठीक है? या फिर अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, ऑपोजिशन आ जाता है, कोई भी आपका, कोई भी जैसे पब्लिक की तरफ से ऑपोजिशन आता है, हम उसका भी रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये मैं लाती हूँ इंटरमीडिएट में, ठीक है? और जो हमारी फाइनल लेवल आती है वो होती है हेयरिंग में, है ना? ठीक है ना? तो इसके अंदर बताओ क्या होता है कि अगर देखो, अगर आप लोग अपनी ट्रेडमार्क प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो फाइनल लेवल वाली, मतलब आप डायरेक्ट फाइनल लेवल पे भी जाना चाहते हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपने उसे कहा कि हम आपको रजिस्ट्रेशन करवा के ही देंगे, हम हेयरिंग भी अटेंड कर लेंगे आपके बिहाफ पे, तो आप जाओगे क्लास 45 के अंदर। समझ रहे हो? और अगर आपका सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस है कि एप्लीकेशन फाइल करना है बस, तो आपका आ जाओगे आप क्लास 35 के अंदर। गेटिंग इट? जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता ओके। जाएगा वैसे वैसे आपकी क्लासेस चेंज होती रहेंगी, ठीक है? और सबसे बेस्ट बताओ क्या होगा, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ जो हम इतना दिमाग लगा रहे हैं। जो बंदा अपने आपको क्लास 45 में रजिस्टर करवाएगा ना, मोस्टली, मैं मोस्टली कह रही हूँ, हर कोई नहीं, मोस्टली 95%, अगर उसको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है तो वो क्लास 35 और क्लास 36 में भी करवाएगा ही करवाएगा। समझ रहे हो? ये मैं एक बेसिक मार्केट प्रैक्टिस बता रही हूँ। ओके। क्योंकि जो इंसान, अगर आप जीएसटी को लेके, अगर मैं आपकी बात करूं, आप शायद जीएसटी से ज्यादा रिलेटेड हो दोनों, तो मैं जीएसटी को लेके बात करूं, अगर आप जीएसटी की हेयरिंग में जा रहे हो, समझ रहे हो, अगर आपकी कोई डिमांड आ गई या कुछ भी आ गया, अगर आप जीएसटी की हेयरिंग में जा रहे हो डिपार्टमेंट पे, समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने उसकी जीएसटी रिटर्न्स भी मोस्ट प्रोबेबली आपने फाइल करी होंगी, जी मैम। करी होंगी ना? तो आप अपने आपको क्लास 35 के अंडर रजिस्टर करवाओगे ही करवाओगे। हाँ जी। समझ गए? है ना? और जो, अगर आपके पास कोई सेम पर्सन आता है जिसकी प्रैक्टिस हो और वो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहे ट्रेडमार्क में, तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर उसकी सिर्फ स्टार्टिंग प्रैक्टिस है तो आप उसे सिर्फ क्लास 35 में ही रजिस्टर करवाने को कहना। ओके मैम। ओके? अच्छा चलो, हमने ये इतना पढ़ लिया, मैंने आपका इतना दिमाग इस चीज में लगवा दिया। अब हम ऐसे करते हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं। किसी को पता है किसी फर्म का नाम जो आपको सर्च करवाना हो? कोई भी फर्म बताओ। नहीं मैडम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके हिसाब से डिलॉयट नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ नहीं। जी, डिलॉयट नाम सुना है? नो मैम। डिलॉयट नाम नहीं सुना आपने? नहीं। हाँ जी, नहीं सुना। अमन आपने सुना है? दोनों नहीं ने नहीं। नहीं सुना? No. डिलॉयट इज बेसिकली लीगल फर्म
consultancy firm, tax advisory firm, and this come under top 5 firms में आती है इंडिया की, ठीक है। हाँ जी, दिस इज द यूके कंपनी, लंदन बेस्ड कंपनी, ठीक है। और ये आपकी एडवाइजरी फर्म में टॉप 5 फर्म्स में आती है अगर आप सर्च करोगे तो। डेलॉयट, ईएनवाई सुना है? हाँ जी, क्या मैम? ईएनवाई सुना है नाम? नहीं। नहीं सुना? अरे भाई, टॉप टॉप 5 फर्म्स का नाम नहीं पता? चलो मैं, देखो डिलॉयट पे आते हैं। देखो, ये देखो डिलॉयट के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर की पढ़ो, प्रोवाइड्स इंडस्ट्री लीडिंग ऑडिट, कंसल्टिंग, टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, सारी सर्विसेज दे रही है, कंसल्टेंसी, टैक्स की एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह, है ना। हाँ जी मैम। और मैं क्या कह रही हूँ, टॉप 5 में है, तो ऑब्वियसली इसका पापा ट्रेडमार्क रजिस्टर मोस्टली करवा ही रखा होगा, करवा रखा होगा। करवा रखा होगा। तो ये कौन सी क्लास में जाएगा? देख कौन सी क्लास में? 41 45। 45 सॉरी। स्पेलिंग यही है ना, DELOITT, ठीक है। नहीं है क्लास 45 में, तो ये क्या हो रहा है? हाँ जी, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? क्लास 36 में है, देखो। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी। क्लास 6 में आ गए, हाँ जी मैम। 35 में देखो। देखो, ये रही क्लास 35 में भी है ना। हाँ जी, अब ये बताओ क्लास 36 में क्यों नहीं है? सॉरी, 45 में क्यों नहीं थी अमन? हाँ जी मैम। क्लास 45 में इसलिए नहीं थी क्योंकि इसके अंदर लीगल वर्ड नहीं था। इसने क्या कहा था? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, है ना, टैक्सेशन। अच्छा एक चीज और बताऊं? हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी ये मैम। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है डिलॉयट का। हाँ जी। अगर आपको कोई समझ ना आ रहा हो ना इनमें सर्विसेज का, तो बेस्ट तरीका है कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ढूंढना और उस क्लास की डिस्क्रिप्शन पढ़ना। हमारे को, आपको ये डिफरेंस में नहीं समझ आ रहा था ना कि आपकी जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स वगैरह है वो कौन सी क्लास में जाएगी, हमें ये प्रॉपरली समझ नहीं आया था ना आपको, है ना, जब हमने क्लास 35 कहा था। ये देखो ये आ गया कंप्लाइंस, कंप्लाइंस में आता है जीएसटी रिटर्न्स, हाँ जी मैम। तो क्लास 35 में आ गया। क्लास 35 में बेसिकली कितनी सारी सर्विस आ गई, अकाउंटिंग आ गई आपकी, ऑडिटिंग आ गई, अगर आप ऑडिट करते हो, जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कुछ भी करते हो, टैक्स प्रिपरेशन, कंप्लाइंस, कंप्लाइंस मतलब किसी भी, अगर आप लीगल कंप्लाइंस कर रहे हो किसी भी लॉ में, चाहे आप आईटीआर लगा लो, चाहे जीएसटी लगा लो, चाहे आप एमसी की कंप्लाइंसेस लगा लो, चाहे आप ट्रेडमार्क की कंप्लाइंस, अगर आप कोई भी कंप्लाइंसेस कर रहे हो तो आपका वो क्लास 35 में ही आ रहा है। और कंसल्टेशन सर्विसेज भी, बेसिक कंसल्टेशन, समझ आ गया? हाँ जी मैम, एक क्वेरी है। हाँ जी पूछो। जैसे किसी, अगर हमें सर्च करना हो, जैसे किसी कंपनी का नाम मेरे को पता हो और सर्च करना हो कि उसको, उसने कौन सा मतलब कौन सी क्लास में रजिस्टर्ड है, ऐसे पता चल जाता है? क्या कंपनी का नाम क्या है? अच्छा बताओ, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, वो डायरेक्ट तो नहीं पता चलता, पर मैं एक तरीका बता सकती हूँ कौन सी कंपनी है। नाम नाम बताओ कंपनी का, कोई भी ऐसी कंपनी का नाम बताओ अमन। हाँ जी, बताओ। कहाँ गया अमन? एडिडास मैम। हाँ जी, एडिडास। एडिडास। देखो, एडिडास किसका काम करती है? देखो, आप कोई भी अगर ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो, तो अगर आप उस कंपनी को कहीं भी सर्च करोगे तो आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा वो किस चीज में डील कर रही है, पता लग जाएगा अमन, पता लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे एडिडास इज डीलिंग इन शूज, तो सबसे पहले आप क्या सर्च करोगे? हाँ जी मैम, ओके अमन। देखो, आपने शूज सर्च करो, कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है आप उस क्लास को चेक कर लो। दिस इज सर्चिंग, सर्च हो जाएगा आई थिंक, साइट वापस बंद होने की कगार पे आ गई है। शूज वैसे क्लोथ्स के साथ आती है, इट्स इन क्लास
25 मेरे को पता है, पर मैं आप लोगों के लिए सर्च करने की सोच रही थी, पर ये चल नहीं रहा है। एक और बार लिंक खोल के देखते हैं, लेट्स ट्राई। ये देखो, ये मैंने शूज सर्च किया, क्लास 25 में आ रहे हैं हर टाइप के शूज मोस्टली, है ना। तो आप क्या करोगे, फिर आप ट्रेडमार्क सर्च पोर्टल पे जाओगे। किस पे जाओगे? ट्रेडमार्क सर्च पोर्टल। ठीक है, आपने ये ट्रेडमार्क सर्च पे किया, ये आ गया। इसको फोनेटिक रखना सबसे बेस्ट है। फोनेटिक में एक्चुअली आपका स्पेलिंग वाला भी कवर हो जाता है, क्योंकि स्पेलिंग वाला तो ऑब्वियसली कवर हो ही जाएगा अगर वो सुनने में सेम हुआ तो जो सर्च कर रहे हो ना, तो आप हमेशा फोनेटिकली सर्च करो, तो आपकी मोस्टली परफेक्ट रिपोर्ट निकल के आती है। ठीक है, अब ये मैंने एडिडास खाया और ये क्लास 25 सर्च किया, ये आ गया। ठीक है ना। अब आपको जिस कंपनी का नाम सर्च करना है ना, आप कंट्रोल F करके उस कंपनी का नाम सर्च कर लो। जैसे मैंने लिखा पीवीटी। अब देखो, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जिस जिसने अपना रजिस्टर करवा रखा होगा, जिस जिस प्राइवेट लिमिटेड ने अपना रजिस्टर करवा रखा हो, यहाँ पे सारा शूट है। समझ आया? ओके। हाँ जी। हाँ जी और मैम। अगर आपको ये चेक करना है कि जिसका प्रोसीजर में है और वो जनरल में पब्लिश हो गया और आपको ऑपोजिशन लगानी है, तो जनरल कहाँ मिलेगा? ये देखो, यहाँ मिलेगा पब्लिकेशंस में। ये आपका आ गया ट्रेडमार्क जनरल, इस पे क्लिक होने दो। अच्छा, समझ आया आज की क्लास का सब? और कोई डाउट आप लोगों को? नहीं मैम। सब कुछ क्लियर है अभी तक जो मैंने पढ़ाया? एक डाउट है मैम, टीएम और आर का वो कितने टाइम में मतलब टीएम कन्वर्ट हो जाता है आर में? यार देखो, जो मैंने प्रोसीजर बताया था ना अमन, मैं वो शायद इसीलिए ही आपको बता रही थी कि आपका ये क्लियर हो कि टीएम और आर में क्या डिफरेंस है। देखो, जिस दिन आपने ट्रेडमार्क वो एप्लीकेशन टीएम में जो मैं फॉर्म बता रही थी ना, जिस दिन आपने वो फाइल कर दिया, आपने फी की पेमेंट कर दी, उस दिन से आप टीएम लगाना स्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? फिर मैंने ओके आपको बताया था एग्जामिनेशन रिपोर्ट वाला, है ना। अगर वो हमने रिप्लाई कर दिया और वो सेटिस्फाई होके, जो ये मैं जनरल बता रही हूँ ना, अगर इस जनरल में आपका पब्लिश हो चुका है ना, तो आपका 3 महीने तक, 3 या 4 महीने तक जनरल में रहता है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। तो बेसिकली जो पूरा प्रोसीजर है वो 5-6 महीने में खत्म हो जाता है और आपके पास आर आ जाता है। आपके पास सर्टिफिकेट जिस दिन आ गया उस दिन से आप आर लगा सकते हो। समझ आया? जिस दिन आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया उस दिन से आप आर लगा सकते हो। ठीक है। तो अगर आपका बिल्कुल सब स्मूथली चलता रहा तो 4-5 महीने में आ जाता है। ठीक है। अगर अब आपका हेयरिंग में चला गया तो हेयरिंग 1.5-2 साल बाद ही आती है। हम जैसे एप्लीकेशन हमने फाइल किया उसके बाद हम टीएम यूज करते हैं, जनरल में पब्लिश होने के बाद टीएम यूज करते हैं? नहीं, जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी उसी दिन आप टीएम यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आपको पता चला, अगर आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछो ना टीएम से मैम आर कब आएगा, वो एक बार जनरल पीरियड में आपको मतलब फिक्स्ड पीरियड नहीं बता सकती। और वो क्यों नहीं बता सकती? वो आपके मार्क पे डिपेंड करेगा। अगर आपका मार्क बिल्कुल ही अलग है, मतलब कॉमन भी नहीं है, बहुत अलग सा है, तो आपका ये जनरल में पब्लिश होकर आपका 6 महीने में आ जाएगा। अब अगर थोड़ा सिमिलर है या कुछ भी दिक्कत है ना, तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है। ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये जनरल है, 1992 का नंबर जनरल पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ है? 22 मार्च को, मतलब परसों ही पब्लिश हुआ है आपका, है ना। ये देखो, डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट जनरल है। जैसे कि मैं क्लास 35 का जनरल देखो खोलती हूँ, ये देखो, ये अप्लाई हो रखे है ट्रेडमार्क। विंडो शॉप ट्रेडमार्क अप्लाई हो रखा है। देखो कब हुआ था? 23/6/2014 में। देख रहे हो हाँ जी मैम। कितना टाइम पहले अप्लाई हुआ था, है ना। हाँ जी। और ये अब आया है जनरल में, विंडो शॉप। अब ये देखो, ये आ गया, द मोबाइल प्लस वर्ड इज इन योर हैंड्स। ये कब हुआ था? 2015 में अप्लाई किया गया था, है ना। हाँ जी। ऐसे करके आपका ये जनरल पब्लिश होता है। अब देखो, जैसे कि ये वर्ड है, कोई भी उठा लो, जैसे ये वर्ड है शिवानी फॉर्मुलेशन। ठीक है। ये क्लास कौन सी क्लास में रजिस्टर हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? कहाँ लिखा हुआ है? क्लास 35 ये लिखा हुआ है ना। ये क्लास 35 में रजिस्टर हो रहा है। अब मेरा जो था वो शिवानी फॉर्मुलेशन ही ऐसे करके कोई मेरा रजिस्टर है। अब मुझे अगर इसके अंदर दिक्कत है कि मेरे हिसाब से ये जो जनरल में पब्लिश हुआ है ये ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी?
मैं एक फॉर्म फाइल करूंगी TMO इज फॉर द ऑपोजिशन डिपार्टमेंट के पास, कि मैं ऑपोजिशन लगा रही हूँ, मेरे हिसाब से ट्रेडमार्क फाइल नहीं होना चाहिए। समझ आया? हाँ जी मैम। और जैसे आपके उस पर ऑपोजिशन लग जाएगा तो जो आपको ऑपोजिशन होगा ना वो आपका शो करेगा आपकी एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, चलो ये इसका एप्लीकेशन नंबर है। अगर अब हमें इसका ट्रेडमार्क स्टेटस चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे आप नॉर्मल लिख दो ट्रेडमार्क स्टेटस, ये ई रजिस्टर करके आएगा, इसको आप क्लिक करो, ये आ रहा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, मैंने इस पे क्लिक किया। अगर हमारी इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, मतलब किसी बाहर के एप्लीकेशन ने लगाई है, तो आप इंटरनेशनल पे क्लिक करोगे। अगर हमारी नेशनल ही है तो हमने इस पे क्लिक किया, ये मैंने एप्लीकेशन नंबर डाला और ये मैंने इसका वो डाल दिया कोड। ठीक है, ये मेरा ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया, थोड़ी स्लो ही चलती है साइट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, मतलब ये ओपन हो जाएगा तो मेरी एप्लीकेशन खुल जाएगी, मतलब जो भी एप्लीकेशन उन्होंने फाइल कर रखी होगी वो खुल जाएगी। ठीक है, और यहीं पे जब एप्लीकेशन खुलेगी ना, सबसे नीचे के पॉइंट पे, ये अभी ओपन नहीं हो रही है, साइट चल नहीं रही है, जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगी, जब वो ओपन हो जाएगी ना, तो अगर कोई ऑपोजिशन लगा, जैसे ये देखो ये आ गया एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज। ये जो स्टेटस होते हैं ना, यहाँ पे स्टेटस भी अपडेट होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होते हैं। एक होता है फॉर्मेलिटी चेक पास। फॉर्मेलिटी चेक पास क्या होता है कि आपने जो बेसिक एप्लीकेशन लगाई है उसके अंदर सारी डिटेल्स बिल्कुल सही भरी है। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड मतलब कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करी हुई है, उसका रिप्लाई दो। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज, मतलब जनरल में एक्सेप्ट हो चुका है और एडवर्टाइज हो चुका है, और हमने देखा था ना कि जनरल में है ये, है ना। तो ये ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे स्टेटस भी अपडेट होते रहते हैं। और अगर इसके अंदर ऑपोजिशन लगेगा तो यहाँ पे ऑपोजिशन की डिटेल्स आ जाएंगी कि किस किस ने ऑपोजिशन लगाया है। ठीक है, और अगर जैसे कि किसी का स्टेटस आपका एक्सेप्टेड में एडवर्टाइज है और आपको देखना है कि वो कौन से जर्नल में पब्लिश है, तो यहाँ पे आपकी पब्लिकेशन डिटेल्स भी आती है। हमने देखा था नहीं 1992 का जनरल था, नंबर था, है ना। तो देखो यहाँ पे आ गया 1992 जनरल नंबर, और किस डेट को हुआ है? 22/3 को। समझ आया? जो जनरल पब्लिश का टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है, और वो यहां से कैलकुलेट होता है। बेसिकली ये 3 महीने खत्म होने के बाद और कोई ऑपोजिशन ना आने के बाद, तो आप देखोगे तो ये जो हम देख रहे हैं ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ रहा होगा। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका कहाँ आता है? यहाँ पे। ये देखो ये हेयरिंग में गया था तभी इतना लेट हुआ है। देखो मैंने कहा था ना 2015 में हुआ है ये फाइल। हाँ जी अमन, आप टाइम पूछ रहे थे ना अमन। ये देखो ये इसकी हेयरिंग्स लगी हैं, तभी इतना टाइम लग गया। हेयरिंग के बाद ट्रिब्यूनल ने इसे एक्सेप्ट किया और ये फिर जनरल में पब्लिश हुआ है। बेसिकली तभी हम कहते हैं कि टाइम हम कुछ नहीं बता सकते। ओके, हाँ जी मंगेगा तो ऐसे दे देंगे कि निकल क्या कह रहे हैं? ले लेना मोबाइल में फोटो खींच लेना। हाँ जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तो बेसिकली मेरे को यही सब चीजें दिखानी थी कि ये जनरल में कैसे पब्लिश होता है, आप कैसे स्टेटस देख सकते हो, और जो इनकी जो डिटेल्ड क्लासेस होंगी, मतलब डिटेल टाइप ऑफ जितने टाइप ऑफ स्टेटस दिखाई देते हैं, अबंडन, इन सबका मैं एक डिटेल क्लास लूंगी जिसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटसेस बताऊंगी आपको कि ट्रेडमार्क के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस क्या होते हैं। और अगर आप कोई ट्रेडमार्क चेक कर रहे हो तो आप उसके स्टेटस से बता सकते हो कितना टाइम लगेगा और कितना नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लाइंट पूछे तो उसकी एक डिटेल क्लास आपकी अलग से होगी। तो दिस वॉज माई क्लास फॉर टुडे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपके एप्लीकेशन का पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं। ओके, अगर आज की क्लास को लेके कोई डाउट हो तो मेरे से चाहे आप अभी पूछ सकते हो या फिर आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना स्टार्टिंग में। ओके, ओके, सो दिस वाज माय क्लास फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।